नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमारी आज की कहानी है घटिया आदमी। वैसे तो लखनऊ दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं, पर गर्मी के मौसम में रोड ट्रिप की थकान बदन में सुस्ती सी भर देती है। पूरा रास्ता बैठे बैठे ही तो निकल जाता है, फिर भी मंजिल पहुंचकर पैर फैलाए अंगड़ाई लेने का चैन ही कुछ अलग है। लगता है बस पसर जाए बिस्तर पर और सारी थकान दूर कर ले। तब मेरे कॉलेज की गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। सभी दोस्त कहीं न कहीं बाहर जा रहे थे। सभी दोस्तों से किसी बात पर उठाकानी भी चल रही थी, तो मन ही मन एक जिद पकड़ ली, ये छुट्टियां अपने दोस्तों से तो बेहतर ही बिताऊंगी। उसी दौरान एक दिन शीला मौसी घर पर मिलने आई। वैसे तो वह हमारी सगी रिश्तेदार नहीं है, पर प्यार अपनों से भी बढ़कर रहा है उनसे। उनकी बेटी मिथिला भी काफ़ी मिलनसार है। दिल्ली में हमारा घर आसपास होने के कारण हर अगले दिन मिलना जुलना लगा ही रहता। इस बार मिथिला की गर्मी की छुट्टियों में मौसी उसे अपने लखनऊ वाले पुश्तैनी घर ले जाने का सोच रही थी। दिल्ली से बाहर निकलने का जिक्र हुआ ही नहीं कि मैंने भी उनके साथ जाने की जिद ठान ली, और यूं ही झटपट हमारा अगले दिन की रोड ट्रिप का प्लान भी बन गया। बस फिर क्या था, फौरन एक बैकपैक में कपड़े बांधे, चुपके से अपने वो डेनिम शॉर्ट्स भी रख लिए जो मम्मी दिल्ली में कभी पहनने ना देती, और निकल पड़ी शीला मौसी के साथ उस रात उनके घर ही ठहरने। उसी रात उतावलेपन में नींद नहीं आ रही थी, जबकि लगते ही आँख खुल जाती और लगता कि कहीं निकलने का समय तो नहीं हो गया। न जाने फिर कब नींद आई। सच कहूँ तो नींद आई भी नहीं या नहीं, ये भी नहीं पता। उसी आधी नींद आधे चैन में कब गाड़ी से निकले और कब सफ़र गुजरता गया, कुछ ध्यान ही नहीं। याद है वो उत्सुकता जिसकी मानो कोई सीमा ही नहीं। लखनऊ पहुंची तो जाना यह कोई पुश्तैनी घर नहीं, पुश्तैनी महल था मानो। फूलदार बगीचों के बीच सफ़ेदी में लिपटी यह इमारत जैसे किसी फिल्म का सेट हो। सफ़ेद बेदाग दीवारें, कुछ मखमल और कुछ जाली के पर्दों से ढकी बड़ी बड़ी खिड़कियां, झूमर से सजी ऊंची छतें, सब स्वयं ही इतने पूर्ण थे कि किसी अन्य सजावट की जरूरत ही नहीं। घर तो एक महल हो सपनों का से भी बड़ा था। यह कहानी घर घर की नहीं थी, शायद यही तो कसौटी जिंदगी की। मन ही मन में अलंकार से भरे ख्याली पुलाव पका कर खुद ही खिलकाइयाँ ले रही थी। तभी गिरीश अंकल हमें रिसीव करने आए। गिरीश अंकल शीला मौसी के पति हैं। हमारे साथ वक्त बिताने शूटिंग से 10 दिनों की छुट्टी लेकर बॉम्बे से लखनऊ पहुंचे थे। आज तक जिन्हें सिर्फ टीवी पर देखा था, वो इस पल मुझे गले लगाकर वेलकम होम कह रहे थे। जिन सीरियल के सेट याद कर रही थी, उन्हीं का एक पात्र वैसे घर का निकल कर मुझे अपनी दुनिया से रूबरू कराने ले जा रहा था। क्या रोमांचक अनुभव था वो तब मेरे लिए। अब सोचती हूँ तो लगता है क्या ही खास था उस घर में, उस शहर में, जो मैं इतनी पगलाई जा रही थी। अभिनेता हो या नेता, भगवान तो नहीं था जो उसके सामने घुटने टेक लिए थे मैंने। वो ऊंची दीवारों पे लगी भारतीय इतिहास की गवाह तस्वीरें, उन कमरों की सफ़ेदी, उन पर्दों की सिलवटें, उस कारपेट की मखलता, उस कंबल का सुकून, यहाँ सब घेरे हुए थे मुझे। आलीशान शब्द का मतलब सीख रही थी मैं। इस मतलब को अब जी रही थी मैं। आराम से करवट लिए, दोहर ओढ़े तकियों और मनसदों से गिरी ख्यालों में खोए खोए कब जाने आँख लग गई। कुछ देर बाद किसी धमाके की आवाज़ से झटके से नींद खुली। तो पहले तो थोड़ा समय यही समझने में लग गया, ये कैसे सपनों के घर में आ गई हूँ मैं। फिर से एक जोर की आवाज़ आई तो ध्यान गया कि बाहर बेहतरीन बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। बरसात की गीली गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू दिल्ली से लखनऊ क्या पूरे जिंदगी भर की थकान दूर कर रही थी जैसे। अगले ही क्षण पर्दों पर ध्यान गया तो सोचा झटपट उन्हें एक तरफ कर बारिश से बचा लूं, कहीं मेले ना हो जाए। पर उठना चाहा तो हिलना भी मुमकिन सा लगा। शरीर पर एक भारीपन महसूस हुआ, मेरी कमर पर किसी का हाथ। मैं डर गई। कहना काफ़ी तो नहीं, पर उस एहसास को लफ्ज़ों में बयान करना भी मेरे लिए आसान नहीं होगा। बिना हिले डुले भी मैं अपनी धड़कनें ज़ोर ज़ोर से सुन सकती थी। मेरा माथा बिल्कुल सुन्न था, शरीर बिल्कुल ठंडा और कान एकदम
गर्म हो गए थे, तलवों में झुनझुनी जकड़े हुए थी और हाथ जैसे बर्फ की जंजीरों से बंध गए। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। यह समझ नहीं आ रहा था कि अभी सपने में हूँ या जाग चुकी हूँ। वाकई कमर पर किसी का हाथ है या नहीं, कोई तकिया। सोचा अपनी विश्वास रोक कर बिल्कुल शव समान लेटी रहूं और जरा आंखों की कमर पर जो हाथ हैं वह जीवित हैं या कोई वस्तु। इससे पहले कुछ आगे सोचती समझती मेरे पीछे लेटा इंसान मुझसे पीछे से और चिपक गया, अपने शरीर को मेरी पीठ से रगड़ते हुए और करीब आ गया और अपने हाथ से मुझे दबा लिया, जैसे नींद में किसी तकिए को और जोर से पकड़ लिया। मैं तिल मिलाकर उठी तो देखा बगल में गिरीश अंकल सोए हुए थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये वास्तव में सो रहे हैं या नींद में होने का नाटक कर रहे हैं। बिजली फिर कड़की, पर वे नहीं उठे। मैं जानबूझकर ज़्यादा आहटे करती हुई बिस्तर से उतरी और पर्दे हटाते हुए खिड़की खोलने बंद करने का नाटक करने लगी। तभी गिरीश अंकल अपनी आंखें मचलते हुए उठे और कहा, अरे बेटिया, तुम कब जागी? बस अभी। तुम तो ढंग से सोई ही नहीं। समय क्या हो रहा है? वे ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनके मुंह से निकला बिटिया शब्द अभी बहुत अटपटा लग रहा था। वे अपनापन तो झलका रहे थे, पर ये अपनापन मुझे परेशान कर रहा था। अंकल ने अपने मोबाइल में खुद ही टाइम देखा और जरा कुछ नाश्ता पानी का इंतजाम देख आऊं कहते हुए बिस्तर से उतरे। तब मेरी नज़र उनके बगल में सोई नन्ही सी मिथिला पर गई। वह अब भी गहरी नींद में थी। खुद से बड़े नाप के तकिए पर छोटा सा मुंह खोले गहरी सांसें लेते हुए मज़े से सो रही थी। मैं उसे देखे जैसे पल भर के लिए अपनी बेचैनी भूल रही थी। अंकल मेरे पास आकर खड़े हो गए। कितना सुंदर लग रहा है ना? चेहरे पर एक मुस्कान चिपकाए मैं खिड़की की तरफ घूम गई और एक साइड हो गई। मिट्टी जिद पकड़े हुए थी कि मेरे पास हो ही सोएगी। उसे ही सुलाने आया और खुद सो गया। देखो, धीरे धीरे और भी कुछ कहते हुए वह करीब आते रहे, फिर बहुत करीब आ गए, फिर बगल से गले लगाते हुए मेरे गाल चूमे और चले गए। मौसी भी जब घर आया करती थी तो जाते वक्त ऐसे ही बगल से गले लगाती और गाल चूमकर अलविदा लेती। और मिठी को तो हर वक्त दुलार करवाते रहना इतना पसंद था कि उससे अपना जिंगल भी बना रखा था, मिठी की मीठी मीठी मुआ। पर तब कभी ऐसे आपत्ति या असुविधा तो महसूस नहीं हुई। बड़े घरों का शायद ऐसा ही प्रचलन होता होगा, क्या पता, मुझे ही आदत न थी। तभी मेरे मोबाइल पर शीला मौसी का कॉल आया। कमरे दूर दूर होने के कारण घर में रहकर भी सब यहाँ फ़ोन पर ही बात किया करते। उन्होंने मेरे और मिट्टी के बारे में पूछा और कहा खाना तैयार होने में थोड़ा वक्त बाकी है तो मैं कुछ देर और सो जाऊँ, दरवाजे की कुंडी न लगाऊं ताकि जब खाना लगे तो वह आकर हमें जगा दे। फ़ोन एक तरफ रख कर मैं कुछ देर खिड़की के पास ही बैठी रही, बाहर देखती रही। फिर सोचा थोड़ा आराम कर लेती हूँ, पर वही गद्देदार आरामदायक बिस्तर अचानक डरावना सा दिखने लगा। मैं पहली बार अपने परिवार से दूर थी। अपने घर में भी कभी अकेली नहीं सोई थी। कभी बहनें तो कभी मम्मी पापा, हमेशा ही साथ सोते थे। हाँ, घर तो यहाँ से काफ़ी छोटा था हमारा, पर जगह पूरी होती थी। तब भी हम एक साथ सोया करते थे। मिट्टी की ओर देखा तो अपना घर याद आ गया और आंसू छलक गए। बिस्तर के दूसरी ओर जाकर मैं मिट्टी के सिरहाने बैठ गई और उसका सिर सहलाने लगी। गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू कमरे को महका रही थी। कहीं से विंड चाइम्स के खनकने की आवाज़ आ रही थी। मैंने आंखें बंद की और लगा बस अभी के लिए कुछ नहीं सोचना, थोड़ी नींद लेनी है, फ्रेश होकर उठाऊं। आंखें बंद करी थी कि कमर पर वह हाथ फिर महसूस हुआ। इस बार तुरंत चौकन्नी होकर उठी तो देखा कोई नहीं था। धड़ल्ले से उठी और जाकर दरवाजे की कुंडी लगा दी, पर वापस बिस्तर की ओर कदम नहीं बढ़ रहे थे। खिड़की के पास जाकर जमीन पर बैठ गई और दीवार से सिर टिका लिया। फर्श के इस हिस्से में कारपेट नहीं था तो ठंड भी लग रही थी, पर बिस्तर से दोहर लेकर आने का मन भी नहीं कर रहा था।
आने वाले दिनों के मौसम के साथ साथ वह बिना कारपेट की फर्श भी खुद ब खुद गर्म लगने लगी। अपने परिवार वालों के सामने अंकल मेरे लिए कुछ विशेष चिंता जताया करते थे, ऐसे बर्ताव करते जैसे मुझे उचित ध्यान और मार्गदर्शन की न जाने कितनी ज़रूरत हो। घर वालों के सामने वह ऐसी छवि बना रहे थे जैसे मुझे ग्रूमिंग क्लास दे रहे हो। साधारण घर की लड़की है, थोड़ा बहुत नुक्कड़ नाटक कर भी लिया हो तो इसमें क्या पता टीवी की दुनिया कितनी अलग होती है। वही सिखाने के लिए वह मेरे इर्द गिर्द रहा करते थे हर वक्त। अपनी कहानी सच्ची साबित करने के लिए उन्होंने तो पहले ही दिन मुझे एक टॉप 10 लिस्ट भी बनवा ली थी, जिसमें वह सभी चीज़ें लिखी थी। उनके हिसाब से मेरा लक्ष्य होना चाहिए। मेरी मूल लिस्ट की ख्वाहिशें हर दिन की चैन, एक छोटा सा खुद का सजा हुआ घर, अच्छी यूनिवर्सिटी, उच्च शिक्षा फाड़कर फेंक दी गई थी और नई लिस्ट इमला कराई गई। इस लिस्ट में मेरी ख्वाहिशों की जगह हीरोइन बनना, विदेश यात्रा, बड़ी गाड़ी, बंगला, महंगे जूते, बैग, कपड़े ने ले ली थी। यह लिस्ट लिखते लिखते मुझे हंसी आ गई थी कि ये सब मेरे शौक कभी हो ही नहीं सकते। पर उस हंसी से पहले मुझे क्या पता था कि इस हंसी की तारीफ करके अंकल मेरे होठ चूमने लग जाएंगे। न जाने ना ये अंदाज था। कुछ मिनटों में वह मुझे बार बार चूमने और इधर उधर छूने की कोशिश की। गिरीश अंकल का रवैया दिन पर दिन बदलता जा रहा था। उनकी नीयत साफ नहीं थी, इस बार मैं दोहराई नहीं थी। एक दिन खाना खाते वक्त मिठी ने यह बात भी छेड़ दी कि पापा मेरे पास सोने मत आया करो, जगह घेर लेते हो आधी से ज़्यादा। तब उन्होंने मजाक मजाक में बात बदल कर अंकल ने अब तक मुझसे ये बातें जान ही ली थी कि अपने परिवार के बिना यह मेरा पहला वेकेशन था। मैं स्मोक अप नहीं करती थी, मैंने न कभी शराब पी थी। इन बातों को लेकर उन्होंने मुझसे इतना हीनता का भाव भर दिया था कि मैं खुद को इस बड़े घर में और छोटा महसूस करने लगी थी। हम हर रोज़ कहीं न कहीं घूमने जाया करते थे। कुछ खास मनोरंजन तो नहीं होता था, पर उस कोठी की चुभती हुई सफ़ेदी से दूर रहना ही बेहतर लगता था। मिठी भी बोर होने लगी। उसने एक दिन पास वाली डांस अकादमी में दाखिला लेने की जिद ठान ली। एक ही हफ्ता बचा था लखनऊ में, उसमें क्या ही सीख लेते। पर मौसी ने भी सोचा अपने ही अकादमी है, हम क्लास जाने लगेंगे तो वहाँ के मास्टर का टेस्ट भी हो जाएगा। अपने कॉलेज में अभी तक मैंने हर एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधि में हिस्सा ले रखा था, सिवाय डांस के। डांस अलग ही झिझक होती थी मुझे। ऐसे लगता था सब मुझे जज करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि 100 बात की एक बात, डांस और मैं, ना बाबा ना। यहाँ मेरे पास 2 ही विकल्प थे, या तो डांस क्लास में दाखिला लेती या फिर दिन के वो 2 घंटे मैं घर पर अकेली बिताती। अकेले रहने का मतलब होता अंकल कभी भी कुछ भी करते रह सकते थे मेरे साथ। बिना सोचे समझे मैंने डांस क्लास के लिए हाँ कर दी, जहाँ पहले प्रोग्राम यह था कि मौसी हमें डांस क्लास छोड़ने आया करेगी। अचानक ही वह जिम्मेदारी अंकल ने अपने सर ले ली। मुझे बिना सोए कुछ 3 से 4 दिन हो चुके थे। अब खाना खाने का भी मन नहीं करता, भूख लगती ही नहीं, हर वक्त डर घेरे रहता। शीला मौसी चिंतित भी होती, मैं कुछ ढंग से खाती क्यों नहीं, मेरे लिए अलग अलग तरह के पकवान भी बनवाती, पर जितना मसालेदार पकवान उतना ही मेरा मन फीका हो जाता था। ऐसे में अब मुझे डांस क्लास भी शुरू करना था। एक तो डांस वैसे ही नहीं होता मुझसे, ऊपर से 10 लोगों के बीच घंटों नाचना पड़ेगा। ये सोच सोच कर ही थकान और बढ़ जा रही थी। पहले दिन क्लास के लिए तैयार होकर अपने कमरे से निकली तो मौसी, अंकल, मिट्टी पहले ही गाड़ी में इंतज़ार कर रहे थे। आदत से मजबूर अंकल को अनावश्यक ही चिंता तो जतानी ही थी, तो मुझे देखते ही कहते, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने। धूप की वजह से मीठी चिड़चिड़ी हो रही थी, तो मौसी ने कहा, अरे क्या दिक्कत है इन कपड़ों में, चलो चलते हैं, अब देर हो रही है। ऐसे कैसे देर हो रही है, हमारी अकादमी है, हमारा इंतज़ार नहीं करेगा तो किसका करेगा वो मास्टर। ऐसे कपड़ों में डांस कैसे कर पाएगी, मैं इसे चेंज करवा के लाता हूँ अभी। मैंने एक कुर्ता और घर के पजामे पहन रखे थे। अब डांस क्लास के हिसाब से तो कपड़े लेकर नहीं आई थी मैं। लखनऊ पजामे
पजामे आरामदायक रहेंगे यही सोचकर पहन लिए थे। मौसी चिढ़कती रही और अंकल नहीं माने। मेरे साथ कमरे में आ गए और पूरा बैग पैक बिस्तर पर उलेच दिया। बिटिया तुम्हें तो वाकई शॉपिंग की ज़रूरत है, इनमें से तो कोई कपड़ा नहीं चलेगा। कुछ देर फैले हुए कपड़ों को देखा और अपनी पहनी हुई शर्ट उतार ली। इसे पहनकर दिखाओ एक बार मुझे। ये नहीं आएगी अंकल मुझे। अरे इसे बॉयफ्रेंड की शर्ट की तरह पहनना जा सकता है, ढीले कपड़ों का फैशन है आजकल। आओ मैं तुम्हें पहनाकर दिखाता हूँ। नहीं, मैं खुद पहन लूँगी। मैंने उनके हाथ से शर्ट ली और यह आपते हुए उनका कमरे से बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं, उसे अपने कुर्ते के ऊपर ही पहनने लगी। अरे ये क्या कर रही हूँ, ऐसे तो फिटिंग पता ही नहीं चलेगी। यह वैसे ही काफ़ी बड़ी है, मेरा इससे पहनने का कोई फ़ायदा नहीं। बाहर मिट्टी और मौसी इंतज़ार कर रहे हैं। अभी बहस का समय नहीं है, चलो फटाफट कुर्ता उतारो और शर्ट पहनो। आप बाहर जाइए, मैं ट्राई करके बता दूंगी। फिर टाइम वेस्ट करने वाली बात कर रही हो। कुर्ता उतारो, चलो फटाफट। मुझसे नहीं होगा, आप प्लीज़ बाहर जाइए। हद है इस लड़की की भी। ठीक है जाता हूँ, बाहर ही खड़ा हूँ कमरे के। जल्दी कपड़े बदलो। वे बाहर गए। मैंने कमरे की कुंडी लगाई और शर्ट पकड़कर बैठ गई। मुझे नहीं पहननी थी वह शर्ट, उसमें उसकी बदबू थी, वह बदबू जिसमें अब मेरा दम घुटने लगा। मुझे अट भी जाती तो भी मुझे इसे नहीं पहनना था। बिस्तर पर छितराए कपड़ों में से मैंने एक टॉप चुना और वह पहन लिया। खुद को देखने ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ी तो देखा गिरीश अंकल वहीं खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। ये कैसा हो सकता है, मैंने तो कुंडी बंद की थी, पूरे समय दरवाजे के सामने ही थी। ये अंदर कब आए और कहाँ से? जैसे ही आए, जब भी आए वो मुझे देख सकते थे। वो मुझे पूरे समय देख रहा था। मैं चीख रही थी पर आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। मैं किलस रही थी पर आंसू नहीं गिर रहे थे। वो मेरे पास आया और मुझे शीशे की तरफ घुमा दिया। तभी मेरे मोबाइल पर मौसी का कॉल आया। मैं झट से उससे दूर होकर फ़ोन उठाई। कहाँ रह गई बेटा, चेंज किया या नहीं? मैं कहना चाहती थी, मौसी जल्दी आइए, मुझे नहीं जाना, आप यहाँ आइए, अभी आइए। मैंने कहा कुछ भी नहीं। हेलो हेलो बेटा, आवाज़ आ रही है। चेंज किया तुमने? मुझे आवाज़ आ रही थी पर मेरी पुकार उन तक नहीं पहुँच पा रही थी। रुको, मैं आ रही हूँ। मुझे ऐसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अंततः उन्हें सुन ही लिया। इतने में गिरीश मेरे कपड़े देख रहा था। मेरे डेनिम शॉर्ट्स देखकर बोला, दिस इज़ इट। चलो इसे पहन लो बिटिया, मैं बाहर इंतज़ार करता हूँ। ये अचानक से बदला हुआ रवैया मैं हजम नहीं कर पा रही थी। इससे पहले वह कुंडी खोलकर बाहर निकल गया और तभी सामने से मौसी आती दिखी। दूर से ही इशारे से पूछती आ रही थी कि तैयार हुई या बाकी। शॉर्ट्स निकाले हैं उसने अपने लिए। कुछ तो चुना मैडम ने। मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, तुम इसके साथ आ जाना। यह कहकर वह निकल गया और हाथ में शॉर्ट्स लिए बस तमाशा देखती रह गई। इस घर के जिस कोने में देखती अब मनसूयत ही नजर आती। जितना करीब से देखती कारपेट और पर्दे उतना ही मैले दिखने लगे थे। ऊंची छतें अब कबीर के दोहे वाले खजूर के पेड़ सी लगती, जहाँ न छाया मिलती न सांत्वना। झूमर घर के कोने कोने में दीर्घस्थायी अंधकार को छिपाने का जरिया लगती है और सुकूनदायक बिस्तर केवल एक प्रतिबिंब। ऐसे डांस अकादमी में मुझे कम बेआराम लगने लगी थी। यह सन्नाटे भरे पिशाच बंगले से काफ़ी सुरक्षित जगह थी अकादमी। यहाँ कोई मुझे छूता नहीं था। डांस अब भी नहीं होता था मुझसे। यहाँ किसी बात की तकलीफ नहीं होती थी। क्लास के आखिरी दिन तो नाचते नाचते मैं इतना थक गई थी कि मुझे अकादमी में ही उबासी आने लगी। लग रहा था यहीं अभी से ही सो जाऊं। आखिरकार मैं सो सकती थी। कुछ ही देर का ब्रेक लेकर मैंने एक कोना पकड़ लिया, शीशे की दीवार पर अपना सिर टिकाया और नींद भरी आंखें मिचका ली। तभी डांस सिखाने वाली तारा दीदी ने आकर कहा, सर आपको अंदर हॉल में बुला रहे हैं। मुझे चक्कर आ रहे थे, सिर दर्द नहीं कर रहा था, फिर भी लग रहा था कभी भी फट जाएगा। खुद को संभालते हुए अपनी सैंडल पहनी और अंदर हॉल में गई। यहाँ गिरीश मेरा इंतज़ार कर रहा था। आज मैं तुम्हें मॉडलिंग करना सिखाऊंगा। इस मॉडलिंग लेसन में उसने मुझसे यह अपेक्षा की थी कि मैं अपने कपड़े उतार दूं और सिर्फ हिल्स पहनकर वॉक अप करके दिखाऊं। मेरी चिड़चिड़ाहट भाप
कर उसने यह भी प्रस्ताव रखा कि यदि मुझे उसके सामने शर्म आती हो तो बत्तियां भी बुझा दी जा सकती हैं। मेरे फिर भी विरोध करने पर वह खुद बौखलाने लगा। उसने मेरी नाहजम हो रही थी। उसकी बेकरारी बढ़ती जा रही थी। मैं आपको वोक दिखाती हूँ कहकर मैं हॉल के कोने में गई। वहाँ से वोक करते हुए सीधा हॉल के बाहर निकल गई। कुछ देर उस कमी ने मेरा लौटने का इंतज़ार किया होगा, पर मैं नहीं आई तो बाहर देखने आया। अब तक मैंने अपने ग्रुप के साथ डांस अभ्यास शुरू कर दिया था। वह सबके बीच कुछ कह नहीं सकता था। चार दीवारी के बीच मेरा अकेलापन मेरी कमज़ोरी और उसका हथियार था। अभी सबके बीच वह निहत्था था और पहली बार मैं सशक्त। कुल मिलाकर अब जितना वक्त बचा था उसमें मेरी कोशिश यही लगी रहती कि ज़्यादा से ज़्यादा समय शीला मौसी के आसपास रहूं, ताकि वह भेड़िया अपनी हद में रहे। पर वह तो ठहरा अभिनायक, साला सारी नौटंकियां बीवी बच्चों के सामने ही दिखा लेता और किसी को शक भी नहीं होता। गिरीश के सामने कुछ भी कहती तो उस बाद में उसका कुछ और ही मतलब निकाल कर वही बातें दोहराता। जैसे उस रात खाना ना खाने की वजह देते हुए मैंने मौसी से कहा था, मेरे पेट में दर्द है। फिर मैं उनके पास लेट गई। गिरीश न जाने कहाँ से बगल में आकर मेरा पेट सहलाने लगा और साथ साथ मौसी से बातें भी करता रहा। पेट इधर उधर हाथ लगाता और पूछता, किधर है ज़्यादा? मैंने कहा, कहीं नहीं, बाहर जाकर टहल लूँगी, ठीक हो जाएगा। मौका देखते ही उसे मौसी के पास छोड़ मिट्टी के साथ फौरन बगीचे में भाग गई। गिरीश फिर पीछे से आ गया। चलो बच्चों, अब सोने का वक्त हो रहा है। मिट्टी, जाओ, मम्मा गुड नाइट किसी का इंतज़ार कर रही हैं। मुझे तुम्हारी दीदी से अकेले में कुछ बात करनी है। मैं जानती थी ये फिर कुछ ऊटपटांग बातें कहेगा, पर अब मुझे इसकी बातों का असर नहीं होता। इसकी गंदी जुबान के विरुद्ध मेरे अंदर एक ह्यूमिडिटी सी बन गई। मैं जान चुकी थी इससे जुबान लड़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। वो सुनेगा वही जो सुनना चाहेगा। खुले माहौल में थोड़ी हिम्मत रहती थी मुझ में। ऐसा लगता था कोई ना कोई तो देख ही रहा होगा कहीं से। कुछ होगा तो शायद बचा भी ले। पेट दर्द कैसा है अब? ठीक है? सच बताओ, तुम्हारा पेट दर्द नहीं हो रहा था? अच्छा ये बताओ, मैं जब पेट सहला रहा था तो भाग क्यों आई यहाँ? ऐसे ही। तुम्हारी शीला मौसी को लगा तुम्हें मेरे छूने से तकलीफ है। ऐसी तो कोई बात नहीं है ना? अब तुम एकदम से उठकर यूं आ जाओगी तो कोई भी सवाल तो उठाएगा ही। बेवजह शीला के मन में शक डाल दिया तुमने। मैं चुप रही। अच्छा ये बताओ, जब मैंने तुम्हें छुआ तो कैसा लगा? मतलब? अंदर से गुदगुदी सी महसूस हुई कुछ? उसे फोर प्ले कहते हैं। मैं कॉलेज ज़रूर जाती थी, पर कभी दोस्तों से ये बातें नहीं हुई। फोर प्ले शब्द मैंने पहली बार सुना था। जहाँ अधिकतर लोगों के लिए फोर प्ले एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है, वही मेरे दिल में इस शब्द की बस यह याद समा गई। मैंने गिरी से जाना था। देखो बिटिया, अब तुम बड़ी हो गई हो। तुम्हारे पापा तुम्हें कभी नहीं बताएंगे, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। ऐसे ही रहोगी तो कोई भी लड़का फ़ायदा उठाकर चला जाएगा। तुम्हें समझ होनी चाहिए कुछ बातों की। अब तो स्लो मोशन में सब कह दे रही हूँ, पर उस वक्त इतना ना सोच पाती, ना सोचने का वक्त होता था। इधर एक तरफ वो इतना ज्ञान झाड़ रहा था। मुझे बड़े आत्मविश्वास के साथ यह लग रहा था कि मैं मानसिक रूप से तैयार हूँ इस इंसान की हर गंदी हरकत के लिए। पर मुझे अब पता चल रहा था कि मैं तैयार नहीं थी। मुझे यह नहीं चाहिए था। अब तक जो हुआ मुझे उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए था। घर के किसी कोने में रहूं। मुझे पता था कि वो गंदा है, पर मुझे घुटन हो रही थी यह सोचकर कि अब मैं गंदी थी। किसको बताती? फ़ोन में रिचार्ज कम था और रिचार्ज के पैसे भी नहीं थे। घर पर जब बात हुई थी 2 दिन पहले, तो मम्मी पापा इतने खुश थे कि उनकी बेटी वेकेशन पर है। कैसे बताती हूँ? मुझे अपने घर का कड़ा बिस्तर याद आ रहा था। एसी नहीं, पंखे में सोना था। बड़ी बड़ी खिड़कियाँ नहीं, घर के सामने वाला छोटा सा पार्क चाहिए था। कुछ देर के लिए ही सही मुझे नींद चाहिए थी। जैसे जैसे दिल्ली वापस आने का वक्त नज़दीक आया, हर गुजरते मिनट के साथ मन में बस एक ही बात दोहरे
जा रही थी। मुझे सोना है, कोई सुला दो मुझे, कोई सोने दो मुझे। वह रात थी जब लखनऊ आने के उतावलेपन में याद ही नहीं कब जागी कब सोई। एक आज की रात थी जो पूरे होशो आवाज़ में बिन आंखें झपकाए बिता दी। तब वक्त का पता ही नहीं चल रहा था और आज मेरी नज़रें बस घड़ी के कांटों पर टिकी थी। कोई बेचैनी नहीं थी, बस इंतज़ार अगली सुबह जागने से पहले। मैं नहा धोकर अपना बस्ता बांधने को तैयार थी। रास्ते में दिल्ली का साइन बोर्ड देखकर दिल में कोई एक तसल्ली सी मिली, पर इतनी सी तसल्ली मेरे लिए काफ़ी नहीं थी। अपने घर पहुंचते ही मैं सीधा अपने कमरे में बिस्तर पर गई और सो गई। घंटों बाद बीच में जब नींद खुली तो वहीं बैठकर मम्मी पापा बातें कर रहे थे। वैसे तो लखनऊ दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं, पर गर्मी के मौसम में रोड ट्रिप की थकान बदन में सुस्ती सी भर देती है। अच्छा है सुकून से सो रही है श्रुति। मैं फिर सो गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।